मैं शशांक सोनी आप सभी का लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हमने पिछली क्लास में भारतीय जीएस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान की विस्तृत चर्चा आरंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने यह देखा था कि संविधान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया के द्वारा इसके निर्माण की शुरुआत हुई, कैसे एक संविधान सभा का निर्माण किया गया जो इसका दायित्व था कि आपके देश को एक संविधान बनाकर दे। साथ ही हम आज की क्लास में यह चर्चा करेंगे कि यह संविधान सभा की क्या कार्यप्रणाली थी, क्या विशेष कार्य उन्होंने किए, कुछ ऐसी समितियों को देखेंगे जिनकी सहायता से संविधान का निर्माण हो पाया तथा उसके आलोचनाओं का भी हम एक बार परीक्षण करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। संविधान सभा की कार्यप्रणाली को जानने के पहले हम यह जानते हैं कि उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। उसी दिन से हम उसकी कार्यप्रणाली को जानते हैं। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो 3 प्रमुख दिनांक आपको याद रखने हैं, डेट्स को याद रखना है, क्योंकि यह अति आवश्यक है और बार बार डेट के साथ उनके जो तथ्य हैं वो आपसे सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रथम बैठक संविधान सभा की जो हुई थी उसका दिनांक था 9 दिसंबर 1946। इस दिन फ्रांस की संविधान सभा के तहत हमारे यहाँ भी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तथा इस संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वे अपने द्विराष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे। इस कारण इसकी पूरी सीटें नहीं भरी थी। इसकी दूसरी बैठक 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन कुछ प्रमुख व्यक्तियों को पदभार सौंपा गया था, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके साथ ही एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ पुस्तकों में आपको केवल एक उपाध्यक्ष का नाम पढ़ने को मिलेगा जो कि एच.सी. मुखर्जी हैं, जबकि आप एम. लक्ष्मीकांत का अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से 2 उपाध्यक्ष का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ इस संविधान सभा के संविधान को बनाने के लिए गाइड के रूप में बी.एन. राव का नियुक्ति किया गया था, जो कि एक संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर बी.एन. राव ने ही प्रथम बार संविधान का प्रारूप बना करके दिया था कि हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। उसका एक प्रथम दर्शन या प्रथम ड्राफ्ट बनाने का प्रयास डॉक्टर बी.एन. राव ने किया था। ध्यान रखिए, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को मेमोराइज करते जाइए, क्योंकि यह बार बार घुमा करके आपसे पूछेगा। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आदि प्रकार से घुमा करके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस कड़ी में तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। यह इसलिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रस्तुत करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में ही बताया गया था कि आपके संविधान का ढांचा कैसा बनेगा, इसका दर्शन कैसा होगा, इसके बनाने के तरीके के साथ ही इसमें किन चीजों का समावेश किया जाएगा, देश को हम कैसा संविधान देना चाहते हैं, आदि चीजों की बात इसमें की गई थी। कालांतर में यही उद्देश्य प्रस्ताव परिवर्तित होकर संविधान की प्रस्तावना का स्थान लेगा, जिसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में अलग से एक टॉपिक के माध्यम से करेंगे। साथ ही 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव पर पर्याप्त चर्चा के बाद इसे अपनाया गया था। यह डेट आपको अवश्य रूप से याद रखना है। तो यह हुई बात संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। अब ये देखें, अभी तक हमने संविधान की कार्यप्रणाली को जाना कि 3 प्रमुख बैठकों में हमने कुछ प्रमुख निर्णय लिए, कुछ प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति की। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के कार्य में क्या परिवर्तन हुए। तो यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन चलाया जाता था,
परंतु 1947 में आजादी के बाद हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत शासन किया गया, जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हो गया। यह बात आप याद रखेंगे क्योंकि यह एक पॉइंटर क्वेश्चन बनता है। जब हम आजाद हुए और भारत शासन अधिनियम हमारे यहाँ लागू हुआ तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली में 3 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन यह था कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु या संप्रभुता का अर्थ होता है कि हम आंतरिक और बाह्य रूप से अपने आप में स्वतंत्र हैं किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए। इसके आगे हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो विशेष रूप से अध्ययन करेंगे कि संप्रभुता वर्ड की मीनिंग क्या है। संप्रभु निकाय का अर्थ ये भी है कि जब हम अंग्रेजों के अधीन शासन करते थे तो हमारे यहाँ जो भी नियम कानून बनाए जाते थे उसे एक बार ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कराया जाता था, परंतु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भारत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। अब हमें अधिकार था कि हम ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए कानून को चाहे तो बदल सकते हैं या चाहे तो समाप्त भी कर सकते हैं। यह शक्ति हमें स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा दी गई। दूसरा काम संविधान सभा ने यह किया कि वह एक अस्थायी संसद का भी कार्य करती थी। संविधान सभा का प्रमुख कार्य था संविधान बनाना, अर्थात देश के लिए कुछ ऐसे बेसिक नियम कानून बनाना जिससे देश की व्यवस्था चलाई जा सके, लोगों के अधिकार, शक्ति, दायित्व व कर्तव्यों को निर्धारित किया जा सके तथा उनकी सीमाओं को भी सीमांकन किया जा सके कि उनके दायित्व कहाँ तक है, उनकी शक्तियों व अधिकार की क्या सीमा होनी चाहिए। जबकि विधायिका का काम होता है आपके लिए अच्छे अच्छे हितकर कानून बनाना जिससे मानवाधिकारों की सुरक्षा हो सके। यहाँ ये आवश्यक है कि आप संविधान और कानून में अंतर समझें। संविधान की परिभाषा कल भी हमने देखी थी, आज भी हमने उसको समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कानून की बुनियादी परिभाषा क्या होती है। तो कानून किसी देश या समुदाय के द्वारा स्वीकृत किया जाता है या किसी भी व्यक्ति के कार्यों को प्रतिबंधित करता है या किसी व्यक्ति के आचरण को नियमित करने का प्रयास करता है। इसका प्रमुख कार्य यह होता है कि यह किसी के भी अन्याय से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे यहाँ पहले अछूत की अवधारणा थी, अर्थात किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति को छुआ नहीं जाता था, उनके साथ हे दृष्टि से उन्हें देखा जाता था, जिसकी समाप्ति हमने मूल अधिकारों में की तथा उसके तहत हमने कई कानून बनाए। अभी हम देखते हैं एक SC/ST एक्ट चला आता है जो कि उनके समुदाय की रक्षा के लिए होता है। यदि उस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसके पश्चात उसे दंड भी दिया जा सकता है। तो यह थी बेसिक डिफरेंस कानून और संविधान में। अब चलते हैं तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था। तो वह यह था, माफ कीजिएगा, जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी तब इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा जब यह विधायिका के रूप में काम करती थी या अस्थायी संसद के रूप में काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता इसके प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर के द्वारा किया जाता था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा हुआ था वह यह था कि सीटें परिवर्तित हो गई थी। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को 2 देशों का विभाजन हो गया था अतः सीटों की भी संख्या विभाजित हुई क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी, सीमाओं में परिवर्तन आ गया था। पहले जो कुल सीटों की संख्या 389 हुआ करती थी वह अब परिवर्तित होकर 299 हो गई, जिसमें से 229 सीटें प्रांतीय विधानसभाओं से थीं और 70 सीटें देशी रियासतों से थीं। चलिए अब ये देखते हैं कि यह संविधान सभा ने क्या क्या विशेष काम किए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला काम जिसकी चर्चा हमने की थी कि यह अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था, आपके लिए कानून भी बनाता था और साथ में संविधान का भी निर्माण करता था। 14 सितंबर 1949 को इसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इसी के फलस्वरूप आप हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी के राजभाषा के दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा काम इसने किया था 24 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका आपसे पेपर में, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति किस दिनांक को प्रदान की गई, तो 24 जुलाई 1947। इसके पश्चात एक डेट और आती है 24 जनवरी 1950, जिसको आपको बहुत ही अच्छा तरीके से याद रखना है क्योंकि 3 महत्वपूर्ण काम इस दिन किए गए थे। क्या थे वो? पहला था राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को स्वीकृति प्रदान करना। दूसरा था
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में घोषित करना, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ साथ देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इस बात की पुष्टि 24 जनवरी 1950 को की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे जो संविधान सभा ने अपने समय में किए। अब ये देखते हैं कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया या क्या मेथड अपनाया। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया था, जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया। यहाँ हम कुछ प्रमुख समितियों की बात करते हैं कि वे क्या थी तथा उनके अध्यक्ष कौन थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक एक शब्द हर एक कंपटीशन एग्जाम में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बन के आया है, जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है क्योंकि यह काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। चलिए, सबसे पहली समिति थी संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तथा तीसरी समिति थी वार्ता समिति, इसके भी अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। अर्थात जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के अध्यक्ष थे। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और एक वार्ता समिति। इसके पश्चात प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समिति के भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। उनकी सहायता के लिए इस विभाग को 2 भागों में बांटा गया, अर्थात मूल अधिकारों के ये एक समिति उप समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, तथा अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उप समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। आगे चलते हैं। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति तथा झंडा समिति, यह तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान दीजिएगा, झंडा समिति में कई जगह जेबी कृपलानी का नाम आता है। कई बुक्स में, कई नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, जो कि पूर्णतः गलत है। उनका रेफरेंस मत लीजिए। झंडा समिति के अध्यक्ष केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये आप याद रखिएगा क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आया है, जिसमें ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद भी थे और जेबी कृपलानी भी थे। कई लोगों ने यह गलती की है, तो आप उससे बचकर रहें। रेफरेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत जैसी अच्छी बुक्स खोलें, जिससे आपको कभी गलत फैक्ट्स ना मिले। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्य। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ये कुछ प्रमुख समितियां थी, जिनके नाम, उनके अध्यक्ष आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इन सभी समितियों के अलावा एक सबसे प्रमुख समिति थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण काम करना था, वो था आपके संविधान को एक मूर्त रूप, एक दस्तावेज का रूप प्रदान करना, जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। यह बड़ा ही आवश्यक काम था, इसलिए यह सबसे आवश्यक समिति हो जाती है कि आप इसके सभी फैक्ट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 6 इसके सदस्य थे। आइए इनके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम जानें और यही उसको मेमोराइज करने का प्रयास करें। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे हैं एन गोपालस्वामी अयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे हैं के.एम. मुंशी, जो कि इस समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। पांचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे हैं एन माधवराव, जो कि बी.एल. मित्र का स्थान लिए। सातवें हैं टी.टी. कृष्णमाचारी, जिन्होंने डी.पी. खैतान का स्थान ग्रहण किया। यह समिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसे ही संविधान को एक मूर्त रूप, एक दस्तावेज का रूप प्रदान करना था, अर्थात इन्होंने अपनी लगभग 114 बैठकों में इसे मूर्त रूप प्रदान किया। इस समिति को अन्य नाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर्स में, कंपटीशन एग्जाम, जैसे मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। यहाँ हर एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। जैसे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम कांग्रेसी सदस्य कौन थे, बी.एल. मित्र की जगह किसने ली, या डी.पी. खेतान की जगह कौन आया। तो ये जो परिवर्तन हुए ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये थे आपकी संविधान की समितियां जिनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के पूर्ण निर्माण के बाद लगभग 3 बार इसका वाचन किया गया। अंतिम वाचन इसका 4 नवंबर 1949 को किया गया। तत्पश्चात 26 नवंबर 1949 को इसको पूर्ण रूप से सहमति प्रदान कर दी गई। अर्थात अगर हम यह बोलें कि संविधान का प्रभाव कब हुआ, प्रभाव में कब आया या आंशिक या रूप से कब लागू हुआ, तो उसकी तिथि है आपकी 26 नवंबर। इस दिन अंतिम रूप से संविधान की पांडुलिपि पर उसमें पांडुलिपि मसौदे पे हस्ताक्षर किए गए सभी सदस्यों के द्वारा और इसे घोषित व पारित किया गया। उस समय संविधान में प्रस्तावना के साथ साथ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा डाउट जो भी चलता है उसका खंडन कर लीजिए कि अनुच्छेदों की संख्या सदैव 395 ही थी, 395 ही है और 395 ही रहेगी। कई नोट्स में या ऑनलाइन आपको ये 440, 444 ऐसे कुछ अंक देखने को मिलते हैं जो कि सही नहीं है। अनुच्छेदों की संख्या कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, वह 395 ही रहेगी। केवल परिवर्तन हुआ है तो अनुसूचियों में पहले 8 थी, अभी 12 है, जिसे हम जब डिटेल रूप में समझेंगे तब समझेंगे कि 8 से 12 क्या हुई और 4 ऐसी क्या अनुसूचियां थी जिनको बाद में हमने जोड़ा। यहाँ ये याद रखिएगा कि प्रस्तावना को सबसे अंतिम रूप में लागू किया गया था। पहले संविधान कुछ आंशिक रूप से लागू हुआ, फिर पूर्ण रूप से लागू हुआ, लास्ट में आपकी प्रस्तावना लागू हुई। अब ये देखते हैं कि संविधान आंशिक रूप से ही क्यों लागू हुआ। हम ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। इसलिए हम संविधान को उस दिन आंशिक रूप से लागू होना कहते हैं। वे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, जैसे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम आदि। आप यह समझ सकते हैं 1947 का समय चल रहा था, माफ कीजिएगा 1947 के बाद 1949 का समय चल रहा था। पाकिस्तान को जाने वाले लोग या पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता के प्रदान करने के लिए व नागरिकता से मुक्ति दिलाने के लिए इसे लागू करना आवश्यक हो चुका था। साथ ही साथ हमारे देश में आम चुनाव की भी तैयारी चल रही थी क्योंकि पहली बार हमारे आम चुनाव होना था, संसद का निर्माण करना था, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिन्हें उस समय लागू कर दिया गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान के सारे प्रावधानों को एक साथ पूर्ण रूप से लागू किया, जिसे हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। अब ये डेट आप पूछेंगे कि हमने अपने संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को बना लिया, स्वयं को अधिनियमित, अंगीकृत तथा आत्मार्पित कर दिया, तो इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया इतने दिनों के बाद। तो इसकी कहानी यह है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। अर्थात इस दिन हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का तय किया था, लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत हमें 14 व 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ही आजादी मिल गई। तत्पश्चात उसी दिन से हम उसे अपने आजादी दिवस के रूप में मनाने लगे। इसलिए यह तय किया गया कि हम 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, हमारे संविधान को लागू करेंगे, हमारी जनता को संविधान सौंपेंगे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह आप याद रखिएगा कि क्यों, तो पूर्ण स्वराज दिवस, और कहां हुआ था यह फैसला, तो लाहौर अधिवेशन में। अब हम देखते हैं कि हमने संविधान का मतलब क्या था वो जाना, यह बना कैसे वो जाना, इसकी प्रक्रिया क्या थी, कार्यप्रणाली क्या थी, क्या क्या हमने किया,
सभी समितियों को जान लिया। अब हम अंत में ये जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान सभा की आलोचना भी हुई थी, अर्थात संविधान सभा के बारे में टिप्पणियां भी की गई थी। तो उन टिप्पणियों में क्या कहा गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि किसने क्या कहा। आइए एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहली आलोचना ये थी कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, अर्थात यह वयस्क मताधिकार नहीं था। कंफ्यूज मत होइएगा, कल ही हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, जबकि यहाँ पे लक्ष्मीकांत सर बोलते हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था क्योंकि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। थोड़ा सा वयस्क मताधिकार की परिभाषा को समझिए। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि देश के सभी नागरिकों को एक निश्चित उम्र के बाद मतदान का अधिकार मिले या एक सदस्य एक वोट का अधिकार मिले। यह जो क्राइटेरिया था यह समय समय पर चेंज होने लगा। उस समय यह आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। साथ ही साथ इसमें शैक्षणिक योग्यता तथा आर्थिक संपन्नता को भी आधार बनाया गया था, जबकि अभी हमारे देश में वयस्क मताधिकार का आधार केवल और केवल आयु को माना गया है, जो कि 18 वर्ष है। यहाँ पे प्रतिनिधि निकाय नहीं है वयस्क मताधिकार के कारण। इसका कहने का मतलब है कि हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं किया, अर्थात हमने संविधान सभा के सदस्यों को स्वयं नहीं चुना, सीधे नहीं चुना, जबकि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनका चयन किया। तो यह एक पहला पॉइंट है इसके विरोध में। दूसरा यह है कि यह संप्रभुता का अभाव है। हमने ये जाना था संप्रभुता का सिंपल मतलब होता है कि हम आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन जैकब व चर्चिल जैसे विद्वानों का मानना है कि उस समय हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे तथा उन्हीं की परमिशन से हम संविधान सभा का सेशन रखते थे, उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता या उनका आयोजन करते थे। तो हम उस समय संप्रभु कैसे हुए। तीसरा है समय की बर्बादी। यह कहा जाता है कि प्रारूप समिति ने संविधान के दस्तावेज के निर्माण के लिए काफी समय लिया। यह समय इतना समय लेना वर्जित था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को उनकी अवमानना आलोचना करने के लिए अपवहन समिति का नाम दिया है कि इन्होंने समय का अपवहन किया, समय की बर्बादी की। आगे ग्रेनविल ऑस्टिन एक विचारक हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस का प्रभुत्व संविधान सभा को कहा है, क्योंकि जब आप सीटों की संख्या देखेंगे तो सर्वाधिक कांग्रेस की सीटें थी 208, अर्थात अगर देखा जाए तो संविधान सभा में एकमात्र कांग्रेस के सदस्यों का ही बोलबाला था। तो यह आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन ने की है। पांचवा है हिंदुओं का प्रभुत्व या निकाय। जब आप धर्म के आधार पे संख्या देखेंगे तो सबसे अधिक हिंदू धर्म के सदस्य थे तथा बाकी सदस्यों की संख्या काफी कम थी। तो दो विचारक विस्काउंट और चर्चिल ये कहते हैं कि यह हिंदुओं का निकाय है, यह हिंदुओं का प्रभुत्व वाला सभा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके ऊपर इसके निर्माण का दायित्व था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने संविधान के निर्माण में किया, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा संविधान के विषय में होती है, उन्होंने भी अपने ही संविधान की आलोचना की है। उन्होंने कहा था कि हमारे देश का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चलाया जा सकता है, नए संविधान के निर्माण की बहुत आवश्यकता नहीं। इस बात की चर्चा हम जब आगे संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तब एक बार करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये कुछ आलोचक थे जिनकी जो आलोचना आपसे सीधे सीधे पूछता है कि संप्रभुता का अभाव यह शब्द किसने कहा, या फिर कांग्रेस का प्रभुत्व यह शब्द किस विचारक ने दिया। आपको 4 नाम दे देगा, आपको उस नाम में से एक नाम चुनना पड़ेगा। तो आप इन चीजों को अच्छे से मेमोराइज कीजिए, अच्छे से दिमाग में रखिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कम, थ्योरी बहुत ज्यादा है। एक एक फैक्ट अपने आप में क्वेश्चन बने हुए हैं और घुमावदार क्वेश्चन बने हुए हैं, कैसे भी बन, क्योंकि संविधान से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की प्रवृत्ति बदलती रहती है, घुमाव होते रहते हैं, कई बार कूट के माध्यम से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हर एक चीज, फैक्ट, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि संविधान के निर्माण के समय कितना समय हमने लिया। तो संविधान को बनाने में
भारतीय संविधान सबसे विस्तृत विशाल है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग इसकी 11 अधिवेशन हुए जिसमें 165 बैठकें आयोजित की गई थी। सोचिए कितना लंबा समय हमने अपने संविधान को बनाने के लिए ले लिया, जबकि हमारे देश की संविधान की तुलना विश्व के पहले लोकतंत्र अमेरिका से की जाए तो उसका निर्माण काफी कम समय 4 महीने में बनकर वह तैयार हो गया था। इसलिए भी इसकी आलोचना करना आवश्यक है कि समय की काफी बर्बादी की गई। परंतु जब भीमराव अंबेडकर जी से यह पूछा जाता है तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हम विश्व का सबसे अच्छा संविधान बनाना चाह रहे थे, इसलिए इतना समय लगना तो वाजिब है। साथ ही हमने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। लगभग 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। इतने बड़े, इतने विशाल स्तर पे हमने अपने संविधान के निर्माण की तैयारी की थी। इसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कई नामों से सुशोभित किया जाता है जो आपसे पेपर में पूछता है, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखिए। भारतीय संविधान का पिता, जनक, शिल्पी, रचनाकार, आधुनिक मनु, भारत का लिंकन व लूथर, ये सब विभिन्न नामों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सुशोभित किया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं रुकते हैं, समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको संविधान क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लाया गया था, कैसे बनाया गया, क्या प्रक्रिया हुई थी, इसके लिए क्या आलोचनाएं की गई थी, इससे कुछ जुड़े तत्व सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी आपके डाउट, क्यूरीज हो, आप उन्हें कमेंट के माध्यम से या हमारे ग्रुप के माध्यम से जरूर शेयर करें। आपके फीडबैक की नितांत आवश्यकता है ताकि हम अपनी क्लास को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।